जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑफ आईसेप। दिस इज़ फाइज़त एंड जी आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द forum of ISEP, and this session has been arranged to answer the queries of the students, as there were numerous questions by the students, and we just thought that we must have a live session so that जी वालेकुम सलाम। We'll be starting it in a minute or two. Okay, let us begin with our formal session. My name is Faisal Tanveer, and I have qualified CSS 2020 and been allocated to Police Service of Pakistan as ASP. This was my second attempt, and I have also qualified PMS 2020, and I'm result awaiting, obviously. Okay, there were so many questions about English essay and English Pressy. We have the agenda to discuss all these queries. What is the role of English in CSS? What CSS is? Why one should do CSS? And how one can prepare for CSS? So there are numerous questions. I would try to answer as many questions as I can. Okay, first of all, I have told you about my introduction that I have qualified CSS 2020. My qualification academic background is of social sciences. I did masters in English literature and international relations. I'm double masters, and in 2018 I took my first attempt of CSS. अब जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, आई जस्ट ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 6 months, और उसमें मैंने उसको क्लियर भी किया, बट आई कुडंट गेट एलोकेशन, एंड दिस वाज माय सेकंड अटैम्प्ट। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में और आईआर में। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिथ है सीएसएस के हवाले से कि ये जो एक मुकाबले का इम्तहान है, ये सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो ये मिथ यहाँ पे शेक हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोज हु आर सिंपल ग्रेजुएट, दे कैन डू इट विद द डिलिजेंस, विद द डेडिकेशन एंड द हार्ड वर्क, बट दे नीड द राइट डायरेक्शन, ऑब्वियसली. Let me introduce to you people what CSS is all about. CSS Central Superior Services FPSC की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है, हर साल फरवरी में ये कंडक्ट करवाया जाता है, और इस एग्ज़ाम में 12 पेपर्स होते हैं। 600 मार्क्स के कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, 600 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। ऑल टुगेदर 1200 मार्क्स का रिटन होता है। रिटन के बाद आप लोग अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, देन यू विल बी हैविंग अ वाइवा इंटरव्यू होगा आपका 300 मार्क्स का। टोटल 1500 मार्क्स में से आपके जो मेरिट बनता है, उसमें से आप जितने भी मार्क्स गेट करते हैं तो फिर उससे मेरिट बनता है। तो ये तो हो गए एग्ज़ाम्स। अब इन एग्ज़ाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जी इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश ही है जो इसको क्लियर करवा सकता है, या सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने साल साल मेहनत की हो, वही लोग इसको सिर्फ कर सकते हैं जो दिन में 12 से 16 घंटे, 24 घंटों में से 16 घंटे या 12 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ वही बच्चे इसको कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिनको क्लैरिफाई करना इस सेशन में बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट थिंग which is a myth about CSS, that is only those who are graduates from high ranked universities
they can only do CSS. It is quite a wrong and false concept. कोई भी एक स्टूडेंट वो सिंपल ग्रेजुएट है, सेकेंड डिवीज़न में है, लेकिन वो मेहनती है. ही इज़ committed to rectify his or her mistakes, and he is committed to follow the guidelines given to him by his mentors. तो वो आसानी से कर सकता है इसको. एक तो पहला मिथ ये हुआ ख़त्म कि कोई भी बंदा, एक सिंपल ग्रेजुएट बंदा इसको कर सकता है. अब जहाँ तक शेड्यूल की बात आ गई कि हमें इसके लिए 16 घंटे ही पढ़ना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर इंसान अपनी ईज़, अपने टेम्परामेंट के मुताबिक शेड्यूल बनाता है. सो इट इज़ वेरी मच प्रेफरेबल कि एक स्टूडेंट, उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना एक टाइम में पढ़ सकता है. आपने टॉपिक्स अपने देखने होते हैं, उन टॉपिक्स को देख के एक स्टूडेंट अपना टाइम टेबल और अपना शेड्यूल बनाता है. लाइक मेरा ये तरीक़ाकार था कि मैं एक दिन में 3-3 घंटे के 3 सेशन रखती थी, और उन 3 सेशन को, और स्टार्टिंग में मेरे 4 घंटे के 3 सेशन होते थे, तो 12 आवर्स लगते थे. मुझे जब पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्या डिमांड है फ्रॉम अ स्टूडेंट, फ्रॉम अ कैंडिडेट. जब 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया इसको, कि मैंने अपने ग्रे एरियाज़ देख लिए, अब मैं उनको ज़्यादा टाइम देने लग गई. और मतलब जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. आप कम सेशन में 3 आवर्स के एक सेशन में अपने टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं. तो इसके लिए ये है कि आपने हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके लिए आपने स्मार्टली प्ले करना है. यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, बिकॉज इफ़ यू आर एग्जॉस्टिंग, आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है, और ख़ुद आप 16 घंटे, तो ये ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है. अगर आप एक दिन 16 घंटे पढ़ लेते हो तो अगले 2 दिन पढ़ने का टाइम दिल नहीं करता इंसान का. तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि इसके लिए आपने स्मार्टली प्ले करना है, राइट डायरेक्शन में गाइडलाइन हासिल करें, और उस गाइडलाइन को प्रॉपरली उसके ऊपर काम करें, प्रैक्टिस करें, एंड यू विल इंशाल्लाह डू इट. जी, इसके बारे में ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं. 12 पेपर्स मैंने आपको बताया, हर साल फरवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और इसको क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, दे आर इंडक्टेड इन 12 डिफरेंट ग्रुप्स. उसमें पैस सबसे पहले जो है, जो पहला ग्रुप है, दैट इज़ पैस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. देन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, देन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिट एंड अकाउंट्स का ग्रुप है, रेलवे है, MLCG है, एंड देयर आर अदर ग्रुप्स एज वेल. तो ऑल टुगेदर इसमें 12 ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपकी इंडक्शन होगी. और ये पाकिस्तान में द मोस्ट प्रेस्टीजियस ग्रुप्स और मोस्ट प्रेस्टीजियस सर्विसेज समझी जाती हैं, अगर इसको कंपेयर किया जाए सिंपल जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है उससे. अब हम आते हैं कि जी CSS करना क्यों चाहिए. आप ये लाइव सेशन कर रहे हैं, या देयर आर सो मेनी अकेडमीज, देयर आर सो मेनी मेंटोर्स टेकिंग क्लासेस, एंड दे आर जस्ट इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू डू CSS और PMS. तो ये करना क्यों चाहिए. अब एक चीज़ तो इसमें ये है कि अगर तो पाकिस्तान की अगर एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हमारे पास बहुत कम हैं. अगर हैं तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं. जैसे इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हैं. तो एक स्टूडेंट जिसने आर्ट्स पढ़ी है या सोशल साइंसेस पढ़ी है, और वो अपना एक सस्टेनेबल करियर चाहता है, तो सिविल सर्विसेज ही ऐसी सर्विसेज हैं जो उसको एक सस्टेनेबल करियर देती हैं, नंबर 1. एंड नंबर 2, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इतने अच्छे हैं, और इसमें जो कि अट्रैक्ट करते हैं, दैट सीम्स चार्मिंग टू अ वेरी यंग एस्पिरेंट जो अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहता है. एंड इन द एंड इट इज़ कंसिडर्ड, पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज जैसे मैंने भी बताया कि प्रेस्टीजियस सर्विसेज समझी जाती हैं. तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है किसी भी इंसान में कि वो किसी भी टाइम पे चाहता है कि ज़िंदगी में उसको माना जाए, तो वो कुछ अचीव करे. सो इट इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, एंड इट इज़ द राइट थिंग विच वन कैन अचीव. एंड स्पेशली दोज हु आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, और उनकी एजुकेशन भी सिंपल आर्ट्स के साथ अगर वो ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके पास अपना अच्छा करियर इस्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छा मौका है. एंड दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज CSS.
ये तो दूसरी चीज़ होगी कि एक इंसान को क्यों सीएसएस करना चाहिए, या कोई भी एक यंग एस्पिरेंट है वो क्यों, किस तरह से इसको, या उसके लिए क्या, क्यों ये गोल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली करियर इस्टेब्लिशमेंट और सस्टेनेबल करियर इस्टेब्लिशमेंट विद सो मैनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना और उसके सारे इंजॉय करना, अलाउंसेस वगैरह, ये सब एक कोई भी एक बंदा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ये सारी स्ट्रगल करता है, और वो एक फुल पैकेज है सीएसएस। जी, यहाँ तक तो बात होगी कि सीएसएस करना क्यों चाहिए। और अब जो मेन चीज़ है कि अब ये कर कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ होंगी, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि हर साल एग्ज़ाम होता है फरवरी में, बट एक बहुत लो परसेंटेज है क्वालिफायर्स की। लाइक दिस ईयर यू कैन सी दैट 1.97 और 1.96% पीपल हैव क्वालिफाइड इट। तो इतनी कम परसेंटेज में लोग क्यों इसको पास करते हैं, और हालांकि एग्ज़ाम्स थाउजेंड्स में लोग देते हैं। तो ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जिसको यूज़ करके एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक अच्छा प्लान इंसान तैयार कर सकता है सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। उसके लिए सबसे पहले तो टाइम पीरियड, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कितना अर्सा आपने तैयारी की। तो मेरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें 6 मंथ्स का मैंने टाइम लिया, जो कि मैं खुद समझती थी कि वो कम टाइम था। एंड आई जस्ट फेस द म्यूज़िक इन द फॉर्म ऑफ बीइंग नॉन एलोकेटेड इन 2018। तो मेरे ख्याल से एक बंदे को 1 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए अपनी सारी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। 1 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए। एक साल के टाइम को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन में, कि हम सीएसएस की प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने ऑप्शनल्स कैसे चूज़ करने। आप अपने ऑप्शनल्स चूज़ करेंगे सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की बेस पे। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आप चूज़ करें। कोई अगर आपको मशवरा देता है कि ये आसान है, इसका सिलेबस कम है, ये कर लो, तो दीज आर जस्ट एडवाइस, दीज आर सच सजेशंस विच मे नॉट बी फॉलोड बाय यू लेटर ऑन। You will feel difficulty in following those suggestions because they are not matching to your interest and taste. तो पहली तो चीज़ ये है कि आप सिलेबस को गो थ्रू करें और फिर उस सिलेबस को देख के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ऑप्शनल्स को चूज़ करें। When you have selected your optionals, अब बात आती है कि आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। एक टिप्स और ट्रिक्स को बताने के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सीएसएस का एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए बाय एवरी डे एंड एवरी नाइट यू विल फेस स्ट्रेस, प्रेशर, सोशल प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि भाई सीएसएस की तैयारी कर रहे हो जाएगा। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डेडिकेशन है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू डू इट एट एनी कॉस्ट, तो आप किसी भी तरह के स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये फोर्सिबली कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट योर ओन विश, यू आर डूइंग इट फॉर योर फादर, फॉर योर फैमिलीज प्रेशर, तो फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। मेरे लिए भी ये एक डेडिकेशन थी कि मैंने बहुत पहले ये सोच लिया था कि मैंने ये करना है, और वो मोटिवेशन ऐसी थी जिसने मुझे हर ऑड टाइम को फेस करना सिखाया, हर स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाया। ये स्ट्रेस आपका ख़त्म रिज़ल्ट का जो दिन होता है, उस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने तक ये स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि आपने अपने ऑप्शनल चूज़ कर लिए। अब आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है, उस स्केड्यूल को फॉलो करना है। वो लोग जो अपनी लाइफ को प्लान नहीं करते, अपने डेज़ को, अपने आवर्स को प्लान नहीं करते, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो अ स्टूडेंट, वो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है, वो किसी भी कहीं पे भी कोई भी पढ़ाई कर रहा है, अ स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। अगर वो डिसिप्लिन्ड है अपनी रूटीन में, उसने अपना शेड्यूल सेट किया है और उसको फॉलो भी करता है, तो आप बिलीव मी
एक बहुत बड़ा टास्क अकम्प्लिश कर लेंगे CSS जैसा। सेकंड, मोटिवेशन और डेडिकेशन की बात है। इसमें आपका इंटरेस्ट है, आप डेडिकेटेड है, यू कैन डू इट। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है कि आप अपना स्केड्यूल कैसे तैयार करें। अब मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप कितने आवर्स पढ़ती थी, किस टाइम पे पढ़ती थी, अपना टाइम टेबल शेयर कर दें। तो ये बात मैंने पहले भी की है कि हर इंसान का अपना टेम्परामेंट है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कंफर्ट जोन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल यू कैन से हैबिट्स। आप अपनी हैबिट और अपनी ईज़ के मुताबिक अपना शेड्यूल सेट करें। कुछ लोगों को रात को पढ़ना आसान लगता है, कुछ लोगों को दिन में पढ़ना आसान लगता है। तो आप अपनी ईज़ के मुताबिक छोटे छोटे सेशन सेट करें और उसमें तैयारी शुरू करें। जैसे ये अभी आप लोगों के जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रही हूँ, आईसेप अभी रिसेंटली स्टार्ट करने जा रहा है 9 मंथ्स का प्रोग्राम एक इनका CSS 2022 के लिए। तो 9 मंथ का एक प्रोग्राम में अगर आप कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर्स करना चाहते हैं, तो एक 9 मंथ्स का टाइम बहुत एक एम्पल टाइम है, यू कैन ईजिली डू इट अगर आपने प्रॉपरली उसको प्लान किया है। तो यहाँ पे मैं ज़रा आईसेप के भी फॉरम से थोड़ा सा ये बता दूँ कि किस तरह से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इनके जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एक फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश के हवाले से। अभी एक क्वेश्चन भी मेरे पास आया था कि इंग्लिश के हवाले से कोई टिप या ट्रिक बता दें। इंग्लिश मैं समझती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल और वेपन जिसको आप ले के इस कंपटीशन में आते हैं। ये किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये ऑलरेडी एक प्री रिक्विजिशन है, ये किसी भी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी ग्रिप है ग्रामर पे, उसके स्पेलिंग फ्लॉलेस हैं, तो वो सारे के सारे 12 पेपर अच्छे तरीके से कर सकता है। अकेडमीज़ के बारे में भी अभी हम एंड पे बात करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जी अकेडमी से तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के क्वेश्चन कुछ मैं एड्रेस करूँगी एंड पे। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। अच्छा, तो इसमें पहली तो चीज़ ये है कि इंग्लिश जो है ये एक टूल का काम करती है और ये उस पर काम करना ज़रूरी है जो आईसेप प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, बिगनर्स के लिए और किसी भी जो भी इनके स्टूडेंट्स हैं उनको एक फाउंडेशन कोर्स ये देता है 1 मंथ का, जिसमें 30 लेक्चर्स होते हैं। उसमें पूरी ग्रामर करवाई जाती है और टेंसेस करवाए जाते हैं, करेक्शन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये इनकी अच्छी चीज़ है कि डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर प्लंज करने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है लैंग्वेज के हवाले से। उसी कोर्स फाउंडेशन कोर्स के साथ ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करते हैं पाक अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। जैसे कि रियलिज़म क्या है, आइडियलिज़म क्या है, फेडरलिज़म क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ स्टूडेंट्स को पहले से ही समझा दिया जाता है और जब वो अपने ऑप्शनल्स तैयार करने लगते हैं तो ये उनके लिए कोई न्यू चीज़ नहीं होती है। एक तो ये चीज़ है इनकी जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। दूसरा, इस सेशन में आप स्टूडेंट्स को 2 मंथ्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं एंड 2 मंथ्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं। अब कंपलसरी का अलग सेशन और ऑप्शनल का अलग सेशन इसमें ये होता है कि कंपलसरी में अगर हम CSS के ट्रेंड को देखें तो कंपलसरी में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई पेपर ज़रूर टारगेट होता है। तो अगर आपके कंपलसरी पेपर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि मैं इसमें अगर कोई पेपर टारगेट भी होता है तो मैं इसको एस नहीं कर सकता, मैं इसको पास नहीं कर सकता। उसी तरह से 2 मंथ्स का जो इनका सेशन चलता है वो ऑप्शनल पेपर्स के लिए चलता है। वो ऑप्शनल पेपर्स भी CSPs और क्वालिफाइड मेंटोर्स करवाते हैं। तो वो भी उसके साथ में रिवीजन, पहले 2 माह का कंपलसरी का एक सेशन होता है, फिर इनका ऑप्शनल का एक सेशन होता है और फिर 1.5 माह उसकी रिवीजन होती है सिलेबस की। रिवीजन के बाद और रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बाद कोई भी स्टूडेंट इस काबिल हो सकता है कि वो आगे CSS के अटेम्प्ट ले सके। देन इनका टेस्ट सेशन होता है। सो ऑल टुगेदर ये 9 मंथ का जो सेशन है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो माय पर्सनल फेवरेट थिंग इनकी है वो ये है कि न्यूज़पेपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है CSS की प्रिपरेशन में। टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स, टू
हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश एक्सप्रेशन, टू प्रिपेयर योर जनरल नॉलेज। जो न्यूज़पेपर है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो उसमें ये होता है कि ये एक बुकलेट तैयार करते हैं जिसमें डॉन के जो एडिटोरियल्स होते हैं और जो आर्टिकल्स होते हैं उसकी डीकंस्ट्रक्शन की जाती है। एज वी नो कि ऐसे के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल एनालिसिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि किस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस करना उन्होंने। तो ये जो डीकंस्ट्रक्टेड इनकी जिसमें बुकलेट है जिसमें डीकंस्ट्रक्शन हुई होती है आर्टिकल्स की और एडिटोरियल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी को अलग से हाईलाइट किया जाता है। ये अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इन आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को प्रिपेयर करना है। तो इससे ये एक बर्डन कम हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने का, क्योंकि न्यूज़पेपर पूरा आप नहीं पढ़ सकते अपने सिलेबस के साथ और अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। एक तरफ आपका इंग्लिश फाउंडेशन का जो कोर्स है वो आपको बहुत फैसिलिटेट करता है, बहुत हेल्प करता है टू एक्वायर अ गुड एक्सप्रेशन, टू एस योर एसे पेपर। And on the other side, they are catering to the requirement of critical analysis and creative writing through helping you out reading Dawn editorials and articles through their booklet. और ये एक ऑल टुगेदर एक पैकेज, एक अच्छा पैकेज बन जाता है किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए जो वो प्रेपरेशन करना चाहता है। अभी यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था एक, बस मेरी बातें बस इतनी ही थी कि कुछ स्ट्रेटजीज़ या जो अभी आईसेट के साथ जो इनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है उसके हवाले से कुछ बात करनी थी। अभी जो मेरा मेजर जो लास्ट पार्ट है वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है हमारे पास कि अकेडमीज़ का कितना किरदार है। अकेडमी है या कोई इंडिविजुअल मेंटोर है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। इन द एंड ये आपका हार्डवर्क है कि आप उस गाइडलाइन पर कितना प्रैक्टिकली काम करते हैं। अगर तो आप प्रॉपरली उस गाइडलाइन को उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और प्रॉपरली आपने प्लान करके, शेड्यूल करके, डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप एक सेशन में ही आप इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि आप अपने पेपर देने के काबिल हो जाएंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके अलावा एक अच्छा मेंटोर तभी, अगर आप कमिटेड है किसी चीज़ को करने के लिए, तभी आपको मेंटोर भी फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप सीरियस ही नहीं हैं, अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं हैं अपने आप के साथ और यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, लाइक लुक बिजी डू नथिंग वाला फार्मूला चल रहा है, तो फिर ये चीज़ें टफ हो जाती। फिर अकेडमीज़ या मेंटोर्स या आपको फैसिलिटेट करने वाले लोग दे कैन डू नथिंग। तो इसके लिए एक तो ये चीज़ है कि आप अपनी प्रेपरेशन, अपना हार्डवर्क भी करें और अच्छी जगह से गाइडलाइन लें इन द राइट डायरेक्शन और उसको फॉलो करें, तभी आप इसको कर सकते हैं। अभी जैसे टाइम टेबल आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, तो टाइम टेबल जो है वो मैंने अभी बताया कि इट इज़ रियली अकॉर्डिंग टू योर ऑन ईज एंड कम्फर्ट। इफ़ यू आर कम्फर्टेबल रीडिंग एट नाइट यू कैन डू इट। आप अपना प्लान उस तरीके से बना सकते हैं कि रात का सेशन रखें। इफ़ यू आर क्वाइट ईजी टू रीड इन वी आवर्स, अर्ली मॉर्निंग में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे सेशन रखें। इट रियली अप टू यू। किसी भी कैंडिडेट का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते। लाइक आई वॉज ईजी इन स्टडिंग एट नाइट, तो मेरे रात के सेशन होते थे। तो ये आप इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। पीएमएस के लिए मार्क्स स्कैनिंग और अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है? अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप ऑप्शनल्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो अच्छा कॉम्बिनेशन वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो चीज़ आपको पसंद होती है वो मुश्किल भी है तो आपके लिए उसको करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने कम सिलेबस वाला कोई एक ऐसा सब्जेक्ट किसी के कहने पर रख लिया, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई एकेडमिक बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, तो फिर वो करना मुश्किल हो जाएगा। यस ऑब्वियसली जो स्कोरिंग ट्रेंड है उसको ज़रूर देखना होता है हर साल। पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें। पास्ट पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सीएसएस या पीएमएस के हवाले से, कि पास्ट पेपर आपको एक पेपर सेटर का माइंडसेट बता देते हैं कि वो किस तरह के पेपर सेट करता है या करता है। जैसे सीएसएस में ओपिनियन बेस आते हैं पेपर्स, पीएमएस में सिलेबस ओरिएंटेड होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, और पास्ट पेपर उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो आपको काफ़ी हद तक गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लें।
इंटरव्यू के हवाले से आपने क्वेश्चन पूछा है, इंटरव्यू पीएमएस और सीएसएस में जो इंटरव्यू है वो उसका जो मेजर चंक ऑफ योर इंटरव्यू दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर ऑप्शनल्स एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली वो भी आपने साथ साथ तैयार करना होता है। जैसे इस साल सीएसएस के जो इंटरव्यूज़ थे वो काफ़ी टोकन क्वेश्चन उसमें आए और उसमें जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी उसमें ये था कि आपको ऑप्शनल्स को जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना था। बट इन द एंड जब आप वाइवा में होते हैं तो आपको काफ़ी सारे एंगल से वो जज करते हैं, योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस एंड एज ए होल आपका नॉलेज, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू जज इट। तो उसमें एक क्राइटेरिया नहीं आप कह सकते कि हो सकता है। जी, एस्से के हवाले से दो चीज़ें हैं, क्रिएटिव राइटिंग, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है तो आप एस्से को एस कर सकते हैं। सेकेंडली, योर क्रिटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग एनी टॉपिक एंड एनी सब्जेक्ट मैटर, इफ़ यू हैव अ डीप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड यू कैन गिव लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन योर पेपर्स, यू कैन एस इट। बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बगैर नहीं है, सिर्फ पढ़ के नहीं आप इसको कर सकते, आपको लिखना है। यू आर अल्टीमेटली एट द एंड यू आर गोइंग टू बी जज्ड बाय योर रिटन पेपर्स। आपका जो रिटन पीस ऑफ पेपर होगा उसी के ऊपर आपको जज किया जाएगा। जी, हमारे पास क्वेश्चन है जी, इज कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट और फ्लॉलेस ग्रामर? बोथ आर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। फ्लॉलेस ग्रामर इज योर टूल, यू आर गोइंग टू दैट इज़ अ लैंग्वेज, दैट इज़ अ मीडियम। आप अगर एक गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर गलत है तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी क्रेडिट, ऑब्वियसली दैट इज़ अननेसेसरी थिंग। एंड कंटेंट के लिए ये है कि क्वालिटी कंटेंट से ऑब्वियसली जिस इंसान का क्वालिटी कंटेंट होगा उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, और जिसका कंटेंट क्वालिटी के लिहाज से लो होगा तो उसके मार्क्स कम होंगे। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ गेम ऑफ मार्क्स टू गेनिंग मोर मार्क्स। आपको मेरिट में अगर आना है तो एक एक नंबर पे मुकाबला है, एंड एक एक नंबर पे कंपटीशन का मतलब है कि आपको वो गेन करना है। थीसिस स्टेटमेंट, दिस इज़ यू नो एक डिटेल, अगर ऐसे पे कोई सेशन होता तो मैं आपको बताती, बट ऑब्वियसली थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट थिंग इन एन एसे, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ एसे। ये आपका स्टांस है जो आप अपने बिगिनिंग ऑफ एसे में, आउटलाइन में भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, बोथ मेथड्स आर फाइन, लेकिन ये आपका अल्टीमेटली स्टांस है जो आप बिगिनिंग ऑफ द एसे में देते हैं। 2 से 3 सेंटेंसेस में आप अपना स्टांस क्लियर कर देते हैं, और दिस इज़ व्हाट थीसिस स्टेटमेंट इज़, कि आपको टॉपिक के बारे में क्या समझ में आया। आई हैव रिटन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव रिटन 8 to 10 एसेज, इससे ज़्यादा मैंने एसेज नहीं लिखे थे जो फुल फ्लेज एसेज थे, लेकिन येस मैंने आउटलाइंस काफ़ी टॉपिक्स की बनाई थी। पास्ट पेपर के जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर मैं काफ़ी आउटलाइंस बनाती थी और कंटेंट मैं इकट्ठा करके रखती थी। एंड वन टिप आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल, दैट इज़ जो कि मैं भी करती थी कि डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या आप अपने आर्टिकल्स रीड करते हैं, तो मेरी एक स्ट्रेटजी एसे के पेपर के लिए ये होती थी कि आई जस्ट डिवोटेड वन रजिस्टर टूवर्ड्स एक्सप्रेशन राइट। मैं उसमें राइट डाउन करती थी अच्छे एक्सप्रेशन जो कि मुझे डॉन न्यूज़पेपर से या आर्टिकल से या कहीं से भी मैं अच्छा कोई रीड मिलता था, मैं उसमें से अच्छे एक्सप्रेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करती थी, एंड देन मैं उनको यूज़ करती थी अपने टेस्ट्स में। अब मेरा जो एसे का टेस्ट है, मैंने फर्ज करें किसी टॉपिक पे इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड आई हैव थॉट दिस इज़ गुड एक्सप्रेशन, इट इज़ अ कैची एक्सप्रेशन एंड आई मस्ट राइट इट इन माई इंट्रोडक्शन, तो मैं उसके ऊपर लाइन्स लिखा करती थी उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके। दिस इज़ रियली अ गुड प्रैक्टिस। अल्टीमेटली आप जब पेपर को तैयार करते हैं, आप उस दिन अपना रजिस्टर निकालते हैं, अच्छे एक्सप्रेशन को रिवाइज करते हैं, अच्छी लाइन्स जो आपने टॉपिक से रेलिवेंट लिखी होती हैं, जैसे जिनको हम सेंटेंसेस का में यूज़ करना कहते हैं, तो वो आप अल्टीमेटली जब उनको प्रिपेयर करते हैं और सुबह को आपका पेपर है और अगर उसमें से 20-25 एक्सप्रेशन भी आपने टॉपिक से रेलेवेंट करके लगा दिए तो आपका बहुत एक इम्पैक्ट अच्छा जाता है। तो आई यूज़ टू डू दिस, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। जी, वी हैव अ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन योर एसे एंड योर स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू अटेम्प्टेड? स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन मेंट अ लॉट इन दीज एग्जाम्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सारी कंट्रीब्यूट करती हैं। हर जो आप कह लें
पेपर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। मेरी ये जो एक स्ट्रेटजी ये होती थी अपने क्वेश्चन को यूनिक बनाने की, वो ये थी कि मैं ऐसे में आउटलाइन तो लिखती ही थी, मैं अपने क्वेश्चंस में भी आउटलाइन लिखती थी। अपने कंपलसरी के पेपर्स हैं या ऑप्शनल पेपर्स हैं, दूसरे पेपर्स हैं, तो मैं डिस्क्रिप्टिव जो मेरा एरिया होता था उसमें हर क्वेश्चन से पहले मैं एक ब्रीफ आउटलाइन ज़रूर बनाती थी। वो एक तो आपको रोड मैप दे देता है, क्वेश्चन को आपने इतने टाइम में कवर करना है, इतनी लेंथ आपने कवर करनी है, तो उससे एक बड़ा बैलेंस आता है आपके पेपर में। माई एलोकेशन इज़ इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जी 6 मंथ में हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें के लिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छे हैं, आप चीज़ों के साथ इन टच हैं, तो 6 माह में अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। अपना थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप स्मार्टली वर्क करें। अगर आप हर सिलेबस की आउटलाइन निकालें और आउटलाइन के कंटेंट को डिवाइड करें अपने डेज के ऊपर और उसको डेली का प्रिपेयर करें, यस यू कैन डू इट। मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट अपनी क्लियर की थी वो 6 मंथ्स में मैंने क्लियर की थी। सीएसएस के लिए कोई डिग्री नहीं है सच। आप यस ऑफ कोर्स डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इसको करते हैं, तो डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग जब आते हैं तो वो इंटायरली डिफरेंट होता है। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर आपका ऑप्शनल आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेट करे। उसमें ये हो सकता है कि आप कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे लेते हैं जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रेलेवेंट होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट अल्टीमेटली जब आपको 600 मार्क्स पूरे करने हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स हम लेते हैं जो इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। Source of guideline, as I have told you earlier, that it can be an academy, it can be a mentor. ऑब्वियसली आईएसएफ के फॉरम से अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये जो 9 मंथ का सेशन है इनका, जिसमें वो काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फाउंडेशन कोर्स है, उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। 30 लेक्चर्स अलग से होते हैं, 1 महीने का पहले वो कोर्स करवाते हैं। फिर अपनी बुकलेट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जिसमें डॉन कैरिटोरियल्स की डिकन्स्ट्रक्शन होती है। देन कंपल्सरी के लिए अलग से सेशन है 2 मंथ्स का, ऑप्शनल्स के लिए अलग से है, टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन का टाइम है। तो अगर आप इतनी रिगरस प्रैक्टिस में से गुजर जाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपको एक अच्छा मार्जिन देता है कि आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जॉब के साथ करना तो टफ़ है, लेकिन हाँ अगर आप इतने कमिटेड और डिसिप्लिन्ड हैं कि आप प्रॉपरली टाइम मैनेज कर लें, अपना टाइम बैलेंस कर लें, यस यू कैन डू इट विद योर जॉब। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ आपने बुक्स परचेज़ कर ली हैं और आप अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे या आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट डायरेक्शन में हम काम करें। पूरी किताबें पढ़ लेने से जो है वो हम ये इस चीज़ से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है और हम एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए प्रिपेयर हैं। ऑब्वियसली आपको एक अपने रिटन जो एक्सप्रेशन है उसको किसी से एवेल्यूएट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम गाइडलाइन की बात करते हैं तो आपको पहले तो ये देखना है कि किसी मेंटोर से ये पूछे कि क्या मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ चीज़ों को या पढ़ रही हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कौन सी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। और अल्टीमेटली ऑब्वियसली यू हैव टू गेट योर रिटन पेपर्स एवेल्यूएटेड बाय मेंटोर्स, अच्छे मेंटोर्स किससे आप उनको एवेल्यूएट करवाएं, असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एंड येस आई गॉट 1 पॉइंट हियर, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डेस्पाइट के उनके टीचर भी उनको बताते हैं, लेकिन उनको रेक्टिफाई पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी मिस्टेक्स को, अपने जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको फेस करने से डरते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स और देन डिटर्मिन टू रेक्टिफाई देम। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको इम्प्रूव करने के लिए। यस इट अप्स टू यू विद अकेडमी और नॉट। कुछ लोग पहले से खुद प्रिपरेशन करते हैं, चीज़ों को की इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, दे जस्ट गो थ्रू द बुक्स एंड देन दे ज्वाइन डिफरेंट अकेडमीज़ कि वो वहाँ से सेशन ले, टेस्ट सेशन ले, एवेल्यूएशन करवाएं। ऑब्वियसली यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ गाइड जो आपको गाइड करे, एवेल्यूएट करे आप कहाँ पे राइट हैं, कहाँ पे रॉन्ग हैं, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं से भी एवेल्यूएशन ज़रूर करवाएं।
साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है CSS का, दैट मीन्स 2 days की एक एक्टिविटी होती है. फर्स्ट डे दैट इंक्लूड्स रिटन एक्टिविटीज़, उसमें डिफरेंट तरह की क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं, वो आपसे करवाए जाते हैं. दैट इज़ क्वाइट हेक्टिक वन. सेकेंड डे कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कमांड टास्क होता है, अगर मैं CSS की बात करूँ तो, और उसमें एक्सटेम्पोर होता है. एंड देन साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, तो या इंटरव्यू कह लें. वो आपकी हैबिट्स और आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके ऊपर बात करते हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी बात हो सकती है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग टू जज योर पर्सनैलिटी, एंड साइकोलॉजिकली वो आपकी पेन पिक्चर बनाना चाहते हैं. तो वो 2 दिन की प्रैक्टिस होती है. ओके, आईसेप अभी जो स्टार्ट कर रहा है, इन्होंने अपना मॉर्निंग सेशन भी स्टार्ट करना है. यही 9 month प्रोग्राम जो है, जो कि स्टार्ट होगा 16 जून से 10 बजे मॉर्निंग में. ये सेशन नया स्टार्ट होने वाला है. यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद इट. इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है, अगर हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो रिकमेंडेड बुक्स में से आप एक बुक जैसे एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मैंने यूज़ की, रेन एंड मार्टिन यूज़ की, और रेमंड मर्फी की बुक है एक, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप कोई भी बुक कर रहे हैं, कोई भी एक अच्छी बुक, कारवां की भी एक अच्छी बुक है इंग्लिश कॉम्पोजिशन की, जो कि पूरा पेपर कवर करती है. आप कोई भी एक अच्छी ग्रामर की बुक लें, लेकिन उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें एंड प्रॉपरली इन डेप्थ उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप चीज़ों को कर सकते हैं. और ऑब्वियसली नेट का सोर्स ज़रूर यूज़ करें. छोटी छोटी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं जो आप टाइम सेविंग होती हैं, आप वहाँ से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि पूरी आपने कोई एक बुक, रिकमेंडेड बुक को पूरा पढ़ना है तभी आप उसको कर सकते हैं. तो इसे यही स्ट्रेटजी आपके पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी बहुत हेल्प करती है. दैट यू कैन गो फॉर द डॉक्यूमेंट्रीज. देखो सुनो जानो एक बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन की जो हिस्ट्री है एंड पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री, उसको यूट्यूब के थ्रू बताया गया. तो आप इस तरह के चैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए और इजीली प्रिपेयर करने के लिए. आईसेप की लोकेशन आई गेस इट इज़ पिन्ड ऑन द पेज, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. जी, बुक के हवाले से मैंने ये बात की है कि कोई भी एक अच्छी बुक आप लें, लेकिन उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें. रिकमेंडेड बुक्स में से ले लें, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ले लें, रेन एंड मार्टिन ले लें, एंड पास पेपर्स को प्रिपेयर करें. इंग्लिश ऐसे के लिए स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं है. तो ऐसे की जो तैयारी है वो आपकी ये एक स्किल है, मैं ये समझती हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती भी हूँ कि ऐसे राइटिंग ये इसका कोई सिलेबस नहीं है. इट इज़ अ स्किल. ऐसे राइटिंग ये एक स्किल है जिसको आपको एक्वायर करना पड़ता है, और ये आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं. हाँ, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप गाइडलाइन लें और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करें. जो सोर्सेज हैं ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, क्वालिटी कंटेंट आपने पढ़ना है. और उसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है आपके एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए. करंट अफेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है. आप ये सोर्सेज हैं. उसके अलावा जो रिकमेंडेड राइटर्स हैं उसमें रसल, मुझे पर्सनली आई रियली लाइक बर्ट्रैंड रसल. उसकी बुक्स रिकमेंडेड भी हैं FPSC के सिलेबस में ऐसे के लिए. आप उस बुक के कोई से भी एक दो ऐसे, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड जैसे उसका बड़ा मशहूर ऐसे है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, आप उसके ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बहुत समझ में आएगा कि वो किस तरह से अपनी बात को पैराग्राफ टू पैराग्राफ कन्वे करता है और उसने किस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ किया है. तो वो आपको बहुत हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे. जी, मैं अभी यही बात बता रही हूँ कि ऐसे का कंटेंट आपको न्यूज़पेपर से भी मिलेगा. अच्छे आर्टिकल्स को आप उनको काट के अपने पास कहीं एक जगह पे पेस्ट कर लें. इसको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो मैं यही ऐसे किया करती थी कि जो ऐसा एडिटोरियल जिसमें काफ़ी अच्छा मुझे मटेरियल मिलता था एंड एज ए होल वो क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करता था किसी भी एक टॉपिक पे, लाइक ग्लोबल वार्मिंग है या जेंडर इक्वालिटी है, तो मैं पूरा एडिटोरियल काट के उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके अपने पास सेव कर लेती थी, अपने रजिस्टर में पेस्ट कर लेती थी कि जब मुझे जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक करना है और उसके ऊपर टॉपिक मेंशन कर देती थी तो मैंने ये पॉइंट ज़रूर इस एडिटोरियल में से मैंने देखने हैं. एंड यू कैन कोट दी उसको डॉन एडिटोरियल उस डे के साथ आप उसको कोट कर सकते हैं.
जी, एक क्वेश्चन है, वेयर यू कंफर्टेबल इन राइटिंग ऐसे ऑन डाइवर्स ओपन टॉपिक्स और डिड यू, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और किस टॉपिक को किस लेंथ में आपने प्रिपेयर किया, किस रेंज में उसको प्रिपेयर किया है. लाइक दोज पीपल हु हैव अ बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर, दे मे बी ईजी इन अटेम्प्टिंग एन एसे ऑन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जैसे प्रोवर्ब्स हो गए या कुछ इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं. रिफ्लेक्टिव एसेज लिखना वो ज़्यादा पसंद करते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छा है, तो वो पॉलिसी मेकिंग के टॉपिक्स आ जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, उस पर लिखना पसंद करते हैं. दैट रियली डिपेंड्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है टॉपिक की और आप उसको अल्टीमेटली अपने पेपर पे कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. क्योंकि ऐसे की लेंथ हमारी 2500 to 3000 वर्ड्स है, तो आपके पास एक एम्पल स्टोर ऑफ नॉलेज होगा तभी आप उसको लिख सकते हैं. अनलेस यू आर अ गुड रीडर यू कांट बी अ गुड राइटर. तो इसको आपने सिर्फ सुपरफिशियल परसेप्शन पे अपना टॉपिक चूज़ नहीं करना. सुपरफिशियल परसेप्शन पे आपने अपना टॉपिक चूज़ नहीं करना कि ये टॉपिक आसान है और इसको लिखा जा सकता है. बाद में इवन कि ड्यूरिंग आपको पेपर अटैम्प्ट करते हुए ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको पता चलता है कि नहीं, इसके ऊपर मेरे पास कम स्टोर ऑफ नॉलेज है. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे अपना किस तरह का ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें एंड देन सेलेक्ट एंड डिसाइड टू टेक एनी ऐसे. पेजेस डिपेंड नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर करती है. पेजेस के ऊपर ऐसे बिल्कुल ऐसे का पास होना पेजेस पर डिपेंड नहीं करता. आई हैव सीन पीपल हु रोट 12 पेजेस इन देयर एसे पेपर एंड दे हैव क्वालिफाइड इट, एंड दोज हु हैव written 20 pages and more than 20 pages and they couldn't pass it and they flunked in it. तो ये रियली डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी मटेरियल लिखें, क्वालिटी कंटेंट हो, आपने प्रॉपरली ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लिखा है, कंक्लूजन प्रॉपरली लिखा है, आपका बॉडी ऑफ ऐसे जो है उसमें आर्गूमेंट्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आपने डिफरेंट सपोर्टिंग डिटेल्स दी हैं, उसमें डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स आपने लिखे हैं, रिपोर्ट्स को कोट किया है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, कैची है, आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया है. तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके ऐसे को क्वालिटी देते हैं. तो लेकिन अगर फिर भी हम सेफ जोन की बात करें तो 15 to 20 पेजेस लिखना इज़ अ सेफ जोन. मैंने जो खुद एसेस लिखे थे मेरे दोनों साल की अटेम्प्ट में, 2018 में भी और 2020 में भी, मेरे ऐसे की जो लेंथ थी इंक्लूडिंग आउटलाइन वो 16 पेजेस तक थी. तो दिस इज़ आई बिलीव दैट दिस इज़ अ सेफ जोन. आप अगर 15 पेजेस तक, 16 तक या उससे ज़्यादा लिखते हैं, 15 से कम ना हो, 15 या 15 से ज़्यादा हो. ऑब्वियसली ग्रुप स्टडी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जब आप इस तरह इंटरेक्ट करते हैं, बट इंटरेक्शन आपने सीरियस कैंडिडेट्स के साथ करना है. ऑल दोज हु आर सीरियस कैंडिडेट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग इट, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक सीरियस टॉपिक के ऊपर सीरियस कन्वर्सेशन हो. तो व्हेन यू कंपेयर नोट्स यू गेट न्यू आइडियाज़. तो ये बहुत हेल्प करता है आपके क्रिटिकल एनालिसिस को, एक बूस्ट भी मिलता है उससे, और आपका जो स्टोर ऑफ नॉलेज है वो भी बेहतर होता है. तो येस, इट इज़ सजेस्टेड एंड इट इज़ एडवाइज्ड, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ग्रुप स्टडी में. माई ऑप्शनल्स वर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज़, यूएस हिस्ट्री एंड पंजाबी. अनफॉर्चुनेटली 2018 में, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑप्शनल्स भी टारगेटेड होते हैं. 2018 में 3 पेपर टारगेटेड थे, यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ एंड जेंडर स्टडीज़. कंपैरेटिवली 2020 में इसमें स्कोर सही रहा. मैंने 2020 की अटैम्प्ट भी जो थी वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ दी. जी, आई थिंक काफ़ी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हुई हैं. स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव टू एंड इट नाउ. एक चीज़ क्लियर कर दूं अगेन, यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से आईसेफ में, और आई विल बी द फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई विल बी टीचिंग जेंडर स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल लॉ इन द कमिंग डेज़. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई होप कि आप लोगों की क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.